राम राम भाई साराना, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। तो मेरे दोस्त, अब तक तो आप लोगों ने केवल हरियाणा की क्लास लिया होगा। आज मैं पहली क्लास बनाने वाला हूं भारतीय इतिहास के ऊपर। तो इतिहास के मेरे दोस्त अब सीरियल वाइज जो है ना टॉपिकों की मैं शुरुआत करता चलूंगा और मेरे दोस्त आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले टॉपिक की नाम पड़ता है बौद्ध धर्म। यहां से जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी चीजें आती है मेरे दोस्त बड़ा इंपॉर्टेंट आती हैं। तो सबसे पहली लाइन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये लेकर के चलना है कि इस बौद्ध धर्म की जो भाषा मानी जाती है। तो यहां से मेरे दोस्त सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर कोई एग्जामिनर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन डालता है कि बौद्ध धर्म की जो भाषा पड़ती है उस भाषा का नाम क्या पड़ता है, आंसर लगा करके आना मेरे दोस्त, क्या, पाली भाषा। तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन ये बना कि बौद्ध धर्म की जो भाषा पड़ती है उस भाषा का नाम क्या पड़ता है, पाली भाषा पड़ता है। पहला क्वेश्चन था ये। इसके बाद में दोस्त जितना हम इस टॉपिक के अंदर जाते जाएंगे उतना ही टॉपिक, उतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से ये याद रखना है, भाषा तो पाली था। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति ये क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक माना जाता है, तो इस संस्थापक का नाम पूछा जाता है, तो इस बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, नाम पड़ा गौतम बुद्ध को माना जाता है। एक तो नाम आएगा मेरे दोस्त, क्या, गौतम बुद्ध को माना जाता है, या इसके स्थान पर आपको आंसर लगा करके आना है, क्या, महात्मा बुद्ध को माना जाता है। या तो आप लोगों के एग्जाम के अंदर गौतम बुद्ध मिलेगा या इसके स्थान पर मेरे दोस्त आपको क्या मिलेगा, महात्मा बुद्ध को क्या माना जाता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। जो गौतम बुद्ध ने इस बौद्ध धर्म की जो संस्थापक माना जाता है ना, तो इस गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो यहां से मेरे दोस्त आपको यह याद रखना है कि इस गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना, इसका जन्म हुआ कब, 563 ईसा पूर्व के अंदर। तो यहां से यह बात भी आपको याद रखनी है कि 563 ईसा पूर्व के अंदर इसका जन्म हुआ था। या तो ईसा पूर्व मिलेगा या इसके स्थान पर आपको क्या याद रखना है, बीसी याद रखना। जो ईसा मसीह जो थे उसके जन्म से पहले की घटना है। अगर इसके बाद की घटना होती तो इसके स्थान पर ईस्वी लिखा मिलता, इसके स्थान पर एडी लिखा मिलता। इसके बाद में दोस्त थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जन्म 563 के अंदर हुआ। जब 563 के अंदर इसका जन्म हुआ तो इसका जन्म हुआ कहां पर, तो इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ मेरे दोस्त कहां पर, एक स्थान पड़ता है और उस स्थान का नाम पड़ता है लुम्बिनी नामक स्थान पड़ता है। और ये लुम्बिनी नामक जो स्थान पड़ता है, ये लुम्बिनी नामक स्थान कहां पर पड़ता है, नेपाल के अंदर। तो याद रखना, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, इस गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी नामक एक स्थान पड़ता है। और ये लुम्बिनी नामक स्थान कहां पर पड़ा, नेपाल के अंदर पड़ता है। मान लो 1% में दोस्त आप लोगों के एग्जाम के अंदर ये लुम्बिनी नामक स्थान नहीं आता है, तो इसके स्थान पर आपको याद रखना है या तो लुम्बिनी मिलेगा या इसके स्थान पर आपको क्या याद रखना है, कपिल वस्तु के अंदर हुआ था। तो यहां से मेरे दोस्त आप ये याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म 563 के अंदर हुआ, लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल के अंदर हुआ था। अगर लुम्बिनी नामक स्थान नहीं मिलता है तो आंसर क्या लगा करके आना है, कपिल वस्तु के अंदर इसका जन्म हुआ था। इसके बाद मेरे दोस्त थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जब गौतम बुद्ध का जन्म मेरे दोस्त यहां पर हुआ तो आपको एक बात याद रखनी है कि गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम पड़ता है, तो यहां से इस बात को याद रखना कि गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम पड़ता है, इसके पिता का नाम पड़ता है क्या, शुद्धोदन पड़ता है। तो यहां से यह बात आपको याद रखनी है कि गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम पड़ता है, इसके पिता का नाम क्या पड़ा, शुद्धोदन पड़ा। और इसकी जो माता का नाम पड़ता है, तो यहां से मेरे दोस्त आपको याद रखना है कि
गौतम बुद्ध की जो मां का नाम पड़ता है, इसकी मां का नाम पड़ता है क्या? महामाया पड़ता है। तो पिता कौन था? सुधोधन था। माता कौन थी? महामाया थी। जो ये महामाया जो थी ना, इस महामाया ने गौतम बुद्ध को क्या दिया था? जन्म दिया था। लेकिन कहते हैं इस महामाया के जन्म देने के 7वें दिन इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मेरे दोस्त 7 दिन का बच्चा आसानी से बड़ा नहीं होता। तो यहां से एक बात आती है कि गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया था, तो यहां से ये आपको बात जरूर याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया था, ये पालन पोषण जो किया वो उसकी मासी के द्वारा किया गया था। और उसकी जो मौसी का नाम पड़ता है मेरे दोस्त, क्या पड़ता है? गौतमी प्रजापति पड़ता है। तो यहां से ये बात आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया गया था, गौतम बुद्ध का पालन पोषण उसकी मासी के द्वारा किया गया था। और इसकी मासी का जो नाम पड़ता है आपके सामने लिखवा है, गौतमी प्रजापति के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया था। इसके बाद जो आपको याद रखना है, ये तो केवल मैंने उसके परिवार के बारे में बताया। जब गौतम बुद्ध बड़ा होने लगा तो गौतम बुद्ध का ये थोड़े ना कि शुरुआत में गौतम ही नाम था, नहीं भाई, अलग नाम थे पहले। तो यहां से एक बात आती, कई एग्जामों के अंदर देख चुका हूं कि गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम पड़ता है, तो यहां से मेरे दोस्त आपको यह बात याद रखना है कि गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम पड़ता है, इसके बचपन का नाम क्या पड़ता है? सिद्धार्थ पड़ता है। अगर गांव के अंदर कोई भी आपको सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति दिखता है तो याद रखना इसका अब वर्तमान में जो नाम क्या था? गौतम बुद्ध है। सिद्धार्थ दिखेगा आपको गौतम बुद्ध याद आएगा। तो याद रखना गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या पड़ता है भाई? सिद्धार्थ पड़ता है। ये मैंने उसके बारे में बताया। जब गौतम बुद्ध बड़ा होने लगा तो उसके परिवार के बारे में भी सोचना था। तो इसने क्या सोचा? गौतमी प्रजापति ने, वास्तव में थी इसी की रानी थी, 2 रानियां थी भाई, महामाया और गौतमी प्रजापति, दोनों की दोनों इसी की रानियां थी, लेकिन पालन पोषण इसने किया था। जब ये बड़ा होने लगा तो इन्होंने सोचा क्यों ना इसकी शादी कर दिया जाए। तो यहां से एक बात याद रखना है कि गौतम बुद्ध की जो बर्बादी नहीं, जो शादी हुआ था, गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम पड़ता है, तो इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी का नाम क्या पड़ा? यशोधरा पड़ता है। तो यहां से इस बात का नाम याद रखना कि गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम पड़ता है, इसकी पत्नी का नाम क्या पड़ता है? यशोधरा पड़ता है। और गौतम बुद्ध की जो पत्नी के जो यशोधरा के जो साथ शादी हुआ, इसकी शादी हुआ था मेरे दोस्त किस वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया जाता है यशोधरा के साथ। और इनके दोनों से मेरे दोस्त कहते हैं एक बच्चा हुआ। और उस बेटे का जो नाम पड़ता, तो एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जो बेटे का नाम पड़ता है, इसके बेटे का नाम क्या पड़ता है? राहुल पड़ता है। आपको पता होगा बचपन में प्यार से बुलाकर हम लोगों को खूब धोया जाता था, बेटा राहुल इधर आना, और पास बुलाकर खूब धोना भाई। तो याद रखना गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या पड़ता है भाई? राहुल पड़ता है। ये मैंने उसके जन्म से संबंधित कुछ घटनाएं बताई, जो जन्म क्या हुआ, क्या ना हुआ, किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा ना हुआ। तो आपको ये बातें याद रखनी है। इसके बाद में दोस्त थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टेप लेते हैं आगे चल करके, तो यहां से एक बात आती है कि गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु का नाम पड़ता है, तो यहां से मेरे दोस्त एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु का नाम पड़ता है, इसके गुरु का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? अलार्क राम। तो यहां से इस बात को याद रखना, अलार्क राम जो थे ना, ये अलार्क राम जो थे, ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु माने जाते हैं। और गौतम बुद्ध की और इस अलार्क राम की जो मुलाकात हुआ था,
गौतम बुद्ध की और इस अलार्कराम की जो मुलाकात हुआ था, इसके साथ मुलाकात हुआ था कहां पर? वैशाली नामक स्थान के अंदर। और ये वैशाली नामक जो स्थान पड़ता है मेरे दोस्त, कहां पर पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। तो याद रखना, गौतम बुद्ध का जो प्रथम गुरु था, इसके गुरु का नाम क्या पड़ता है? अलार्कराम पड़ता है। और इस अलार्कराम की और गौतम बुद्ध की जो मुलाकात हुआ, इसकी मुलाकात कहां पर हुआ? वैशाली नामक स्थान पड़ा। और ये वैशाली नामक स्थान कहां पर पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। ये कौन था? पहला गुरु था। अब आपके एग्जाम के अंदर दूसरा क्वेश्चन आता है, मान लो इसके बारे में एग्जाम के अंदर ना मिले, आपको मिले कि जो गौतम बुद्ध का जो दूसरा गुरु माना जाता है, पहला गुरु तो कौन था? अलार्कराम था। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि गौतम बुद्ध का जो दूसरा गुरु माना जाता है, उसका नाम पड़ता है रुद्राकरण रामपुत्र। तो यहां से ये बात याद रखना, गौतम बुद्ध का जो दूसरा गुरु माना जाता है, उस दूसरे गुरु का नाम क्या पड़ता है? रुद्राकरण रामपुत्र मिलता है। और इस रुद्राकरण की और गौतम बुद्ध की जो मुलाकात हुआ था, इसके साथ कहां पर मुलाकात हुआ था? तो इसकी मुलाकात हुआ था मेरे दोस्त कहां पर? गया के अंदर, या इसके स्थान पर बोध गया लिख सकते हो। तो इसकी मुलाकात कहां पर हुआ? गया के अंदर हुआ था। और ये गया नामक स्थान भी कहां पर पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। तो गौतम बुद्ध के गुरुओं के बारे में मैंने बताया कि गौतम बुद्ध का पहला गुरु कौन सा था, दूसरा गुरु कौन सा था। जब गौतम बुद्ध के गुरु हो सकते हैं, तो गौतम बुद्ध के शिष्य भी तो हो सकते हैं। जब गौतम बुद्ध के गुरु हो सकते हैं, तो गौतम बुद्ध के शिष्य भी तो हो सकते हैं। तो लिखना है गौतम बुद्ध के जो शिष्य के नाम पढ़ते हो कौन कौन से थे। पहला नाम लिखना है, गौतम बुद्ध का जो पहला शिष्य आता है उसका नाम पड़ता है तपस। गौतम बुद्ध का जो पहला शिष्य आता है उसका नाम पड़ा तपस। इसके बाद दूसरा नाम लिखना है मेरे दोस्त, क्या? कलिक का। पहला तपस, दूसरा कलिक, तीसरे शिष्य का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? आनंद पड़ता है। तो यहां से तीसरे शिष्य का नाम लिखना है आनंद, और चौथे शिष्य का नाम लिखना है क्या? चंदू लिखना है। ये आनंद और चंदू नामक जो शिष्य थे ना, ये दोनों एक ही नाम है। आनंद मिले, चंदू मिले, दोनों एक चीज है। इसके बाद लिखना है एक शिष्य का नाम आता है भांड। तो याद रखना, जो गौतम बुद्ध का जो चौथा या पांचवा शिष्य जो आता है उसका नाम क्या पड़ता है? भांड पड़ता है। या इसके स्थान पर इस शिष्य का नाम मिलता है मेरे दोस्त क्या? मान मिलता है। भांड मिले या मान मिले, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तपस किसका शिष्य माना जाता है? गौतम बुद्ध का। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आता है, वो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि गौतम बुद्ध का जो अंतिम शिष्य माना जाता है। सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि गौतम बुद्ध का जो अंतिम शिष्य माना जाता है, उस शिष्य का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? सुभद्र पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना कि गौतम बुद्ध का जो अंतिम शिष्य माना जाता है, उस अंतिम शिष्य का नाम क्या पड़ता है? सुभद्र पड़ता है। और इसी सुभद्र की गोद में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। बात क्लियर हुआ? इससे आगे मेरे दोस्त थोड़ा सा अगर हम चलते हैं तो मेरे दोस्त बड़ी इंपॉर्टेंट बातें निकल करके आएंगी। इसके बाद अगर हमको क्वेश्चन याद रखना है तो यहां से ये याद रखना है, गौतम बुद्ध जो था ना, इस गौतम बुद्ध ने मेरे दोस्त क्या लिया था? संन्यास लिया था। अपनी वैवाहिक जिंदगी से, अपनी जिंदगी से क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने के 4 कारण निकलते हैं। पहला कारण क्या निकलता है? पहला कारण ये निकलेगा, जब गौतम बुद्ध अपने घर से बाहर निकला घूमने के लिए, तो गौतम बुद्ध को सबसे पहले मेरे दोस्त कौन दिखा? एक बीमार व्यक्ति दिखा। सबसे पहले गौतम बुद्ध को कौन दिखा? एक बीमार व्यक्ति दिखा। और वापिस घर पर आकर के ये बात पूछने लगा कि इस इंसान का जब जन्म हुआ था तो यह बीमार क्यों हुआ? तो उसको, गौतम बुद्ध को इस बात का मेरे दोस्त उत्तर नहीं मिला। इसके बाद इस गौतम बुद्ध को दूसरा व्यक्ति मिला
और वो दूसरा व्यक्ति जो मिला वो मिला मेरे दोस्त क्या, एक बूढ़ा इंसान मिला। तो गौतम बुद्ध घर पर जाकर के फिर पूछने लगा, जब इस इंसान का जन्म हुआ था तो यह बूढ़ा क्यों हुआ? तो उसको भी इस बात का आंसर नहीं मिला। तीसरी बात में इस गौतम बुद्ध को मेरे दोस्त कहते हैं क्या मिला था, एक बच्चे का मृत शरीर मिला था। इसने तीसरी बात में क्या देखा, बच्चे का मृत शरीर देखा। तो इसने एक बच्चे को लेकर के जा रहे थे, बच्चे की डेथ हो चुकी थी, उसको लेकर के जा रहे थे। तो तीसरी बात में इसने क्या दिखा, एक बच्चे का मृत शरीर दिखा। तो इसने अनुमान लगाया कि इस धरती पर मेरे दोस्त ऐसे रहने का कोई फायदा ना है। तो चौथी बात में गौतम बुद्ध ने क्या चुना, इसने चुना मेरे दोस्त कौन सी जिंदगी, सन्यासी की जिंदगी चुना। और इसी कारण से कहते हैं गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में, गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ दिया था, अपने घर को त्याग दिया था, त्याग दिया था या छोड़ दिया था, बात एक ही निकलती है। तो गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में अपने घर को, अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने माता पिता को, सभी को छोड़ दिया था। और ये जब अपने घर से चला तो उस वक्त ये केवल और केवल अपने साथ एक घोड़ा लेकर के चला था। इस घोड़े का नाम भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो जब ये अपने साथ एक घोड़ा लेकर के चला, उस घोड़े का जो नाम पड़ता है, उस घोड़े का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, कंटक नाम का एक घोड़ा था। और इस कंटक नाम के घोड़े की जो देखरेख करने वाला व्यक्ति था, उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति का नाम क्या पड़ता है, चन्ना नाम का व्यक्ति पड़ता। तो यहां से इस बात को याद रखना, गौतम बुद्ध के घोड़े की देखरेख करने वाला व्यक्ति कौन था, चन्ना था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंटक था। जब गौतम बुद्ध अपने घर से निकला तो घर से निकलने की जो प्रक्रिया जो होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा आते हैं कि गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर मिलता है तो यहां से आपको याद रखना है महाभिनिष्क्रमण के नाम से। तो ये बात आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इसके बाद आपको याद रखना है बौद्ध धर्म के अंदर कितने त्रिरत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के अंदर 3 त्रिरत्न आते हैं। पहला संघ आता है, दूसरा में पहला संघ नियम कानून जो आते हैं, बुद्ध धम्म और संघ। जो 3 त्रिरत्न है ना, उसका नाम पड़ता है पहला बुद्ध, दूसरे का नाम पड़ता है धम्म, तीसरे बुद्ध धम्म और तीसरा नाम आता है मेरे दोस्त क्या, संघ आता है। तो ये त्रिरत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के अंदर कितने त्रिरत्न माने जाते हैं, 3 त्रिरत्न माने जाते हैं। एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है ना वो किस कुल से संबंधित माने जाते हैं, तो इसके कुल का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, शाक्य कुल से संबंधित माने जाते हैं। तो यहां से ये बात है कि गौतम बुद्ध जो है ना वो किस कुल से संबंधित माने जाते हैं, तो आपको आंसर लगा करके आना मेरे दोस्त क्या, शाक्य कुल से संबंधित माने जाते हैं। इसके बाद जो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके बाद में दोस्त थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं ना, 29 साल की उम्र में उसने अपने घर को त्याग दिया था। उसको जाकर के मेरे दोस्त कहते हैं 35 वर्ष की आयु में, वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो याद रखना गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की क्या खा रहे हो भाई, वो लड़कियों वाली आदत है चुपके छुपा के खाने का, चुपके छुपा के खाने का आदत है। ये निकम्मो ये काम ना करो। हाँ पता है मुझको ना करते, चुपके छुपा के खाने का वो लड़कियों की आदत होती है। बैग से प्रोडक्ट निकाला खाने का, ऐसे ना खाया करो भाई। ये मत समझो कि हमारी नजर बोर्ड के ऊपर, तुम के ऊपर भी है भाई, निकम्मे।
यहां पर आओ। गौतम बुद्ध को किस वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु में इसको ज्ञान प्राप्त हुआ। जो इसको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुआ ना, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया का जो नाम पड़ेगा, यह प्रक्रिया मेरे दोस्त क्या कहलाई थी? निर्वाण कहलाई थी। और इस निर्वाण का मतलब ही क्या होता है? ज्ञान होता है। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, कब हुआ? 35 वर्ष की आयु में। जब गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो इसको ज्ञान प्राप्त हुआ मेरे दोस्त कहां पर? बोध गया नामक स्थान के अंदर इसको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये बोध गया नामक स्थान पड़ता है ना, ये स्थान पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर? बिहार के अंदर पड़ता। तो यहां से ये बात आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध को कहां पर ज्ञान का प्राप्ति हुआ? बोध गया नामक स्थान के अंदर ज्ञान का प्राप्त हुआ। बोध गया कहां पर पड़ता है? बिहार के अंदर। और इस बोध गया बिहार के अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ पीपल के पेड़ के नीचे। तो गौतम बुद्ध को जो पीपल के पेड़ के नीचे क्या हुआ था? ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। जो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, तो इस पेड़ के आसपास एक नदी बहती थी, यहां से एक नदी जाती थी। उस नदी का नाम पड़ता मेरे दोस्त क्या? निरंजना नदी। तो यहां से याद रखना कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, निरंजना नदी के किनारे उसको ज्ञान मिला था। या तो निरंजना मिलेगा या इसके स्थान पर आपको क्या याद रखना है? फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे ज्ञान लिया था ना, उस पेड़ को कटवाने वाले व्यक्ति का नाम क्या पड़ता है? अगर इसका आंसर किसी भी व्यक्ति को पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है कि गौतम बुद्ध को जो जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उस पेड़ को कटवाने वाले व्यक्ति का नाम क्या पड़ता है? मैंने आपको पहले बताया था। देखते हैं कि किस किस का आंसर सही आता है। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो चुका था, तो गौतम बुद्ध ने क्या करना था? ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपना प्रवचन भी देना था। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था, गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो इस गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया? तो इसने अपना प्रथम उपदेश मेरे दोस्त कहां पर दिया था? तो आपको याद रखना है, इसने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ नामक स्थान के अंदर दिया था। और ये सारनाथ नामक जो स्थान पड़ता है, ये सारनाथ नामक स्थान कहां पर पड़ता है? यूपी के अंदर दिया था। तो यहां से इस बात को याद रखना, गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर दिया था। जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के अंदर दिया, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाई? तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है। जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के अंदर दिया, यह प्रक्रिया कहलाई थी मेरे दोस्त क्या? धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से। तो ये बात आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया ना, यह प्रक्रिया क्या कहलाई थी? धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से यह प्रक्रिया कहलाई थी। इसके बाद आपको जो लिखना है, इसके बाद पहला उपदेश तो यहां पर दिया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध ने जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, गौतम बुद्ध ने जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, ये सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे कौशल नाम का एक महाजनपद हुआ करता था। मैंने एक महाजनपद वाला टॉपिक आएगा भाई, और उसका नाम पड़ता है, एक महाजनपद आता है कौशल नाम का महाजनपद, और ये कौशल नाम का महाजनपद पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो याद रखना, कौशल नाम का महाजनपद कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। और इस कौशल की एक राजधानी हुआ करती थी, उसका नाम पड़ता है श्रावस्ती। तो यहां से इस बात को याद रखना, कौशल नाम के महाजनपद की एक राजधानी हुआ करती थी, उसका नाम क्या पड़ा? श्रावस्ती पड़ता है। तो सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने कहां पर दिए? श्रावस्ती नामक
स्थान के अंदर दिए। और ये श्रावस्ती नामक स्थान कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है भाई, एक बार पानी पी लूं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद मेरे दोस्त अगर हम आगे चलते हैं, इसके बाद आपको याद रखना है, आपने क्या याद रखना कि बौद्ध धर्म के अंदर कितनी बौद्ध संगतियां हुआ? 4 बौद्ध संगतियां हुआ। और इन चारों की चारों बौद्ध संगतियों का जो गठन किया गया ना, महाकश्यप के द्वारा किया गया। तो याद रखना, तो लिखो कितनी बौद्ध संगतियां हुआ? 4 बौद्ध संगतियां हुआ। यहां से याद रखना कि इस बौद्ध धर्म के अंदर कितनी बौद्ध संगतियां हुआ? 4 बौद्ध संगतियों का क्या हुआ था? संगतियों का आयोजन हुआ। 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ। ये 4 बौद्ध संगतियां है ना, ये मेरे दोस्त ऐसे याद नहीं होंगी, ये ऐसे याद नहीं होंगी। हम इनका ट्रिक बना करके चलते हैं, और जो ट्रिक बनेगी मेरे दोस्त कोई दिल पर ना लेना। मैंने केवल क्वेश्चन बताने के लिए उस ट्रिक का मैं आयोजन आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो आपको याद रखना है, ये चारों की चारों बौद्ध संगतियां याद रखने के लिए आपको मेरे दोस्त किसी भी की भी साली को उठाना है। साली बड़ी खतरनाक चीज होती है, बड़ी प्यारी चीज होती है। दूर से तो प्यारी दिखती है, लेकिन उसके पास जाते ना बड़ी खतरनाक चीज होती है साली भाई। तो उस साली के ऊपर बात आती है। तो याद रखना, एक राज नाम का व्यक्ति था। कौन था? एक राज नाम का व्यक्ति था। और इस राज नाम के व्यक्ति की विवाह हो जाता है। कारण का मतलब ब्याह हो जावा है। जो राज नाम का व्यक्ति था ना, इसका ब्याह हो गया। इसने अपनी लुगाई पर तो नजर रखी नहीं, अपनी साली पर रखी भाई। तो इस राज ने अपनी साली को, इसे राज ने अपनी साली को, राज ने अपनी, लो भाई साली बड़ी प्यारी चीज है ना, तो ऐसे लिखेंगे भाई। राज ने इस साली को क्या किया? इस राज ने इस साली को ही पटा लिया। तो राज ने अपनी साली को पटा लिया। पटा लिया, पटाने दो भाई, हमरे कौन सा घर से जाता, पता ले भाई। तो राज ने अपनी साली को ही पटा लिया। जब इसने साली को पटाया ना, साली भी मान चुकी थी भाई। तो साली को मेरे दोस्त बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाता है, और इसको मेरे दोस्त क्या दिखा करके लाता है? इसको दिखा करके लाता है कुंडलवन कश्मीर दिखा करके लाता है। तो राज अपनी साली को क्या दिखा करके लाता है? कुंडलवन कश्मीर दिखा करके लाता है। तो मेरे दोस्त इस लाइन से 4 बौद्ध संगतियां निकलेंगी। पहली बौद्ध संगति देखते हैं किस प्रकार से निकलती है। तो यहां से ये कोई राज नाम का व्यक्ति नहीं था, ये राज नाम के स्थान से एक बात निकलती है। एक स्थान का नाम है, नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या? राजगृह नामक स्थान। तो राज से क्या निकला? राजगृह निकलता है। और ये राजगृह नामक स्थान कहां पर पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। तो राजगृह कहां पर पड़ा? बिहार के अंदर पड़ता है। जो राजगृह बिहार के अंदर क्या हुआ? पहली बौद्ध संगति हुआ। जो पहली बौद्ध संगति राजगृह बिहार के अंदर हुआ ना, तो याद रखना इस बौद्ध संगति की शुरुआत जो हुआ 483 ईसा पूर्व के अंदर हुआ। तो पहली बौद्ध संगति की शुरुआत कब हुआ? 483 ईसा पूर्व के अंदर हुआ। जो 483 के अंदर पहली बौद्ध संगति की शुरुआत हुआ ना, तो इस पहली बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष माने जाते हैं, अध्यक्ष माने जाते हैं, तो पहली बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष माने जाते हैं ना, उस अध्यक्ष का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? महाकश्यप को माना जाता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, पहली बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष माने जाते हैं, तो उस अध्यक्ष का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है? महाकश्यप को माना जाता है। और उस समय जो शासन काल चला था, मतलब अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, और उस समय जो शासन काल था, तो उस समय जो शासन काल चला था, वो शासन काल किसका चला था? आपको याद रखना मेरे दोस्त क्या? अजात शत्रु का चला था।
अजात शत्रु के शासनकाल में क्या हुआ था, पहली बौद्ध संधि की शुरुआत हुआ था 483 के अंदर। याद रख लोगे, राज से क्या निकला, राजगृह कब हुआ, 483 के अंदर। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप, और शासनकाल किसका था, अजात शत्रु था। यहीं से इतना ही क्वेश्चन याद रखना। इसके बाद आती दूसरी बात। दूसरी बात के अंदर मैंने क्या लिखवाया, राज ने किसको पटाया, अपनी साली को पटाया। तो दूसरी से ये कोई साली वाली नहीं था। लो भाई, मैंने यहां पर साली लिखा। इस साली से एक स्थान निकलता है और उस स्थान का नाम पड़ता है क्या, वैशाली पड़ता है। तो साली से क्या निकला, वैशाली निकला। तो इस वैशाली के अंदर क्या हुआ, ये वैशाली नामक स्थान जो है ये कहां पर पड़ा, बिहार के अंदर पड़ता है। और इस वैशाली बिहार के अंदर क्या हुआ, दूसरी बौद्ध संधि हुआ। पहली राजगृह के अंदर, दूसरी वैशाली बिहार के अंदर। जो दूसरी बौद्ध संधि हुआ ना, ये बौद्ध संधि हुआ था 383 ईसा पूर्व के अंदर। तो यहां से ये बात आपको याद रखना कि दूसरी बौद्ध संधि की जो शुरुआत हुआ 383 ईसा पूर्व के अंदर हुआ। जो 383 ईसा पूर्व के अंदर ये दूसरी बौद्ध संधि हुआ, तो इस बौद्ध संधि की जो अध्यक्षता किया गया था। तो यहां से इस बात को याद रखना कि इस दूसरी बौद्ध संधि की जो अध्यक्षता किया गया था, अध्यक्षता जो किया गया, यह अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है कि इस दूसरी बौद्ध संधि की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो इसका नाम पड़ता है या तो सब्बाकामी मिलता है, या इसके स्थान पर याद रखना है महाकंचायन। सब्बाकामी, या इसके स्थान पर आपको क्या याद रखना है, महाकंचायन। सब्बाकामी या महाकंचायन के द्वारा इस बौद्ध संधि की अध्यक्षता किया गया। अध्यक्षता इसने किया, लेकिन उस वक्त जो शासनकाल चला था वो शासनकाल किसका था, तो शासनकाल अगर आता है तो आपको क्या याद रखना है मेरे दोस्त, क्या, तो उस समय काला शोक का शासनकाल था। तो याद रखना काला शोक। क्या हुआ भाई, ये बंद करना एक बार इसको। चलिए, इसके बाद में तो दूसरी बौद्ध संधि आती है। पहली तो राज से निकल चुका है, दूसरी आती है मेरे दोस्त किससे, साली से। तो याद रखना, साली से एक स्थान निकलता है और उस स्थान का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, वैशाली नामक स्थान निकलता है। और ये वैशाली नामक जो स्थान पड़ता है कहां पर पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है। तो दूसरी बौद्ध संधि कहां पर हुआ, वैशाली बिहार के अंदर हुआ। और इस दूसरी बौद्ध संधि की जो शुरुआत हुआ था, इसकी शुरुआत हुआ था मेरे दोस्त कब, 383 ईसा पूर्व के अंदर क्या बना, दूसरी बौद्ध संधि की शुरुआत हुआ। जो 383 के अंदर इस बौद्ध संधि की शुरुआत वैशाली बिहार के अंदर हुआ ना, तो इस बौद्ध संधि की जो अध्यक्षता किया गया था। तो यहां से इस बात का याद रखना है कि इस दूसरी बौद्ध संधि की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखने तो महाकश्यप के द्वारा इस बौद्ध संधि की अध्यक्षता किया गया। दूसरा महाकश्यप नहीं था भाई, इसके स्थान पर आपको याद रखना है महाकंचायन के द्वारा इस बौद्ध संधि की क्या किया गया, अध्यक्षता किया गया। तो एक तो याद आता है महाकंचायन, ये लो महाकंचायन, और दूसरा इसके स्थान पर लिखना है सब्बाकामी। तो ये याद रखना, महाकंचायन या सब्बाकामी के द्वारा क्या किया गया था, इस दूसरी बौद्ध संधि की अध्यक्षता किया गया था। और उस समय जो शासन काल चला हुआ था, उस समय जो शासन काल था वो शासन काल चला था मेरे दोस्त किसका, काला शोक का। जो एक काला शोक है, ये काला शोक इतना काला था, इतना काला था, मैस के काटरूता भी काला था। जो मैस के काटरूता भी काला था, तो इसको एक उपाधि दिया गया था। वो उपाधि दिया गया था कार्कवर्णिन की उपाधि। तो कार्कवर्णिन याद रखना है कि वो इतना काला था कि कोए तभी काग तभी काला था। तो याद रखना कार्कवर्णिन की उपाधि किसको दिया गया था, काला शोक को। इसके बाद आपको याद रखना मेरे दोस्त क्या, संधि। यहां से तीसरी बौद्ध संधि जो आती है, ये लो भाई, तीसरी बौद्ध संधि। मैंने राज को भेज दिया साली के पास,
साली को क्या कर लिया था उसने? पटा लिया था। पटा से निकलता है मेरे दोस्त क्या? पाटलिपुत्र। पटा से निकला पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र भी कहां पर पड़ता है? बिहार के अंदर। पाटलिपुत्र भी कहां पर पड़ता है? बिहार के अंदर। बताऊंगा इसके बारे में, संपूर्ण विवाद बताऊंगा, क्या क्या हुआ था, क्या क्या ना हुआ था, केवल समझो। तीसरी बौद्ध संधि की शुरुआत 250 ईसा के अंदर हुआ, ईस्वी पूर्व के अंदर हुआ। कई किताबों के अंदर 250 मिलता है, कई किताबों के अंदर 252 मिलता है, कई किताबों के अंदर 255 मिलता है। तो मेरे दोस्त आपको 250 से 255 के बीच में याद रखना। इसका कोई निर्धारित डेट ना निर्धारित कोई सन रख रखा, तो आपको यही याद रखना पड़ेगा। और इस तीसरी बौद्ध संधि की जो अध्यक्षता किया गया था, तो याद रखना इस तीसरी बौद्ध संधि की जो अध्यक्षता किया गया, इसकी अध्यक्षता जो किसने किया? वो किया था मोगली पुत्र तिस्ता ने। तो यहां से ये आता कि अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिस्ता था। और उस समय शासनकाल जो चला हुआ था, शासनकाल किसका था? महान अशोक का शासनकाल था। तो याद रखना, जब तीसरी बौद्ध संधि की शुरुआत हुआ तो उस समय जो शासनकाल चला था, किसका शासनकाल चला था? महान अशोक का शासनकाल चला था। इसके बाद यहां से मैंने बताया तो तीसरी बौद्ध संधि था। मैंने पाटलिपुत्र लिखवाया ना, इस पाटलिपुत्र के इसके अलावा 2 नाम और निकलते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। पहला नाम पड़ता है पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पाटलीग्राम, या इसका जो वर्तमान में जो नाम है ना, इसका नाम है पटना। सुना होगा पटना। पटना का पहले नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र से जो पटना किया था ना, ये पटना करने वाले व्यक्ति का नाम पड़ता है शेरशाह सूरी के द्वारा। तो शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम क्या किया था? पटना किया था। इसी शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इसी शेरशाह सूरी ने कोस मीनार का निर्माण करवाया था। आपने देखा होगा कोस मीनार जो कई स्थान पर आती है, तो याद रखना कोस मीनार का निर्माण किसने? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने? शेरशाह सूरी ने। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया। और सबसे पहले ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी उक्का नामक यंत्र के कारण मौत हुआ था। ये बारूद डाल रहा था, जलने के कारण उसकी मृत्यु है। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद आपको याद रखना है चौथी बौद्ध संधि। जो चौथी बौद्ध संधि की शुरुआत हुआ ना, ये हुआ था ईसा की पहली शताब्दी को, मतलब 78 ईस्वी के अंदर। तो याद रखना, जो चौथी बौद्ध संधि की शुरुआत हुआ 78 ईस्वी के अंदर हुआ। अपनी साली को पटाकर कहां लेकर के गया? कुंडलवन नामक स्थान के अंदर लेकर के गया। तो याद रखना, जो चौथी बौद्ध संधि हुआ, ये हुआ कुंडलवन नामक स्थान के अंदर। और ये कुंडलवन नामक स्थान कहां पर पड़ता है? कश्मीर के अंदर पड़ता है। और इस चौथी बौद्ध संधि की जो अध्यक्षता किया वो किया किसने? वसुमित्र के द्वारा, या इसके स्थान पर आपको याद रखना है अशोक घोष के द्वारा। वसुमित्र या अशोक घोष के द्वारा। और उस समय जो शासन काल था, उस समय शासन काल किसका चला हुआ था? कनिष्क का शासन काल चला हुआ था। तो याद रखना, इस चौथी बौद्ध संधि के अंदर बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा? 2 भागों में। जब ये चौथी बौद्ध संधि हुआ ना, इस चौथी बौद्ध संधि के अंदर बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा। एक भाग का नाम पड़ा महायान और दूसरे भाग का नाम पड़ा क्या? हीनयान। तो महायान और हीनयान याद रखना है। तो चौथी बौद्ध संधि के अंदर बौद्ध धर्म कितने भागों में? महायान और हीनयान। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं, हम बात आती है यहां महायान से। ये लो भाई, महायान और दूसरा क्या था? हीनयान। महायान और हीनयान। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं जो अब लिखवाऊंगा। पहला क्वेश्चन, जो महायान था ना, इस महायान के अंदर जो भी लोग रहते थे, जो इस महायान को मानते थे, ये मेरे दोस्त क्या करते थे? पूजा करते थे। महायान के अंदर जो लोग रहते थे, ये पूजा करते थे।
इसके अंदर जो लोग रहते थे ना, पूजा नहीं करते थे लेकिन विश्वास करते थे। इसके अंदर पूजा करते थे, इसके अंदर नहीं करते थे। ये लो भाई, नहीं करते थे। इस महायान के अंदर जो लोग रहते थे ना, इस महायान के अंदर जो लोग रहते थे, ये मूर्ति बना करके पूजा करते थे। तो याद रखना, मूर्ति बना करके पूजा किसके अंदर होगा? महायान के अंदर। बिना मूर्ति के पूजा कहां पर करने लगे थे? हीनयान के अंदर करने लगे थे। इसके बाद जो आपको याद रखना है, इसके बाद आपको याद रखना है क्या? इस महायान की जो उत्पत्ति हुआ, इस महायान की जो शुरुआत हुआ, इसकी जो उत्पत्ति हुआ, इसकी उत्पत्ति कहां पर हुआ? तो इसकी उत्पत्ति हुआ था मेरे दोस्त कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। इसे महायान की उत्पत्ति कहां पर हुआ? आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ। और आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा किया गया? नागा अर्जुन के द्वारा। लो भाई, नागा अर्जुन ने क्या किया? इस महायान की उत्पत्ति किया। कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो यहां से इस बात को याद रखना, इस महायान का जो सबसे पवित्र ग्रंथ या किताब निकलती है, उस किताब का नाम पड़ता है प्रज्ञापरमिता। प्रज्ञापरमिता। ये प्रज्ञापरमिता जो थी ना, इस किताब को किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। तो यहां से ये बात भी आपको याद रखनी है, ये प्रज्ञापरमिता जो किताब थी, इसको किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत के अंदर लिखा गया था। तो आपको मैंने बताया महायान की उत्पत्ति कहां पर हुआ? आंध्र प्रदेश के अंदर। किसने? नागार्जुन ने किया। इस महायान का सबसे पवित्र ग्रंथ प्रज्ञापरमिता था, जिसको किस भाषा के अंदर लिखा? संस्कृत भाषा के अंदर। इस महायान के अंदर जो लोग रहते थे वो मूर्ति बना करके पूजा करते थे। हीनयान के अंदर जो लोग रहते थे वो पूजा जरूर करते थे लेकिन किसी मूर्ति का नहीं करते थे, उनके मन में विश्वास होता था। इसके बाद आपको लिखना है, इसके बाद हीनयान आता। महायान के बारे में तो बताया मैंने, इसके बाद आता हीनयान। जो हीनयान था ना, इस हीनयान की जो उत्पत्ति हुआ, इस हीनयान की जो उत्पत्ति हुआ, तो इस हीनयान की उत्पत्ति मेरे दोस्त कहां पर हुआ? बिहार के अंदर होता है। तो हीनयान की जो उत्पत्ति हुआ, हीनयान की उत्पत्ति कहां पर हुआ? बिहार के अंदर। और इसकी उत्पत्ति जो बिहार के अंदर किया, वो किसके द्वारा किया गया था? देवराज के द्वारा किया गया था। तो याद रखना, हीनयान की उत्पत्ति कहां पर हुआ? बिहार के अंदर। उत्पत्ति किसने किया? देवराज ने किया। ये तो मैंने प्रज्ञापरमिता बताया, इसका पवित्र ग्रंथ, लेकिन इसका भी तो पवित्र ग्रंथ होगा, याद रख लोगे। तो उसका नाम पड़ता है पूरमपरीता। कोई ना बताने वाला भाई इतनी बातें, लेकिन बता रहा हूं। तो बिहार के अंदर देवराज ने उत्पत्ति किया। जो प्रसिद्ध किताब या प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? पूरमपरीता। और इस ग्रंथ को जो लिखा गया किस भाषा के अंदर? पाली भाषा के अंदर। ये महायान था, ये हीनयान था, याद रख लोगे। इसके बाद मेरे दोस्त थोड़ा सा हम छोटे मोटे जो क्वेश्चन बचे उनको याद रखते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है, जो ये गौतम बुद्ध जो था ना, इस गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति कहा जाता, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये सुना होगा, याद रखना कि गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि गौतम बुद्ध को जो एशिया की ज्योति कहा जाता है। तो एशिया की जो ज्योति कहा जाता है, किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और यह जो इसके ऊपर किताब लिखा गया था, ये किताब है। और यह किताब जो लिखा, वो किताब लिखा एक व्यक्ति ने, उसका नाम पड़ता है अरविंद अर्नाल्ड नाम का एक व्यक्ति था। अरविंद अर्नाल्ड नाम का एक व्यक्ति था जिसने किताब लिखा था सन 1879 के अंदर। और ये लंदन से ये व्यक्ति माना जाता है जिसने लाइट ऑफ एशिया को लिखा था। और ये जो किताब लिखा किसके द्वारा मेरे दोस्त? किसके ऊपर लिखा गया था? गौतम बुद्ध के ऊपर लिखा गया था। इसके बाद आपको जो याद रखना है, गौतम बुद्ध ने, इसके बाद लिखो, जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है ना, उस स्तूप का नाम पड़ता है बोरोबुदुर का स्तूप।
बोरोबुदुर का स्तूप या बोरोबुदुर का स्तूप। जो बोरोबुदुर का स्तूप पड़ता है ना, ये पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर? मध्य इंडोनेशिया के अंदर। ये बोरोबुदुर का स्तूप कहां पर पड़ता है? मध्य इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है। और इस बोरोबुदुर के स्तूप का जो निर्माण करवाया ना मध्य इंडोनेशिया के अंदर, इसका निर्माण करवाया था किनके द्वारा? शैलेंद्र राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। तो शैलेंद्र राजाओं ने किसका निर्माण करवाया? बोरोबुदुर के स्तूप का निर्माण करवाया। मध्य इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप था। इसके बाद आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा स्तूप। भारत का जो सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? सांची का स्तूप। तो यहां से ये बात याद रखना, इस सांची के स्तूप का जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया महान अशोक के द्वारा। कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। इसके बाद में दोस्त यहां से इस बौद्ध धर्म के अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं आपको वो देखना और क्या क्या पूछ सकता है। ये तो मैंने स्तूप के बारे में बताया, सबसे बड़ा कौन सा था, विश्व का कौन सा था, भारत का कौन सा था। इसके बाद जो आपको याद रखना है, इसके बाद में दोस्त कई बातें और आती हैं जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछेंगी। पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, जो गौतम बुद्ध जो था ना, इस गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो इसकी मृत्यु जो हुआ, इसकी मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व के अंदर। मृत्यु कब हुआ? 483 के अंदर हुआ। जो 483 के अंदर हुआ ना, इसकी मृत्यु कहां पर हुआ? तो आपको याद रखना है कुशीनगर नामक एक स्थान पड़ता है। और ये कुशीनगर नामक जो स्थान है ना, कुशीनगर, या तो कुशीनगर मिलेगा या इसके स्थान पर आपको याद रखना है कुशीनारा। कुशीनगर या कुशीनारा के अंदर क्या हुआ? गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। और ये कुशीनगर या कुशीनारा क्या पड़ता है? मल्लों की राजधानी। चलिए भाई, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ ना, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है, यहां से ये आता है कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था, इसकी मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व के अंदर। तो यहां से ये बात याद रखना, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व के अंदर इसकी मृत्यु हुआ था। जो 483 ईसा पूर्व के अंदर इसकी मृत्यु हुआ ना, तो इसकी मृत्यु मेरे दोस्त कहां पर हुआ था? कुशीनगर के अंदर। या इसके स्थान पर लिखना है क्या? कुशीनारा। कुशीनगर मिले या कुशीनारा मिले। और ये कुशीनगर या कुशीनारा जो मिलता है किसकी राजधानी माना जाता है? मल्लों की राजधानी माना जाता है। तो याद रखना, कुशीनगर या कुशीनारा जो है किसकी राजधानी है? मल्लों की राजधानी है। और ये स्थान जो पड़ता है कहां पर पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। तो याद रखना, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? 483 के अंदर हुआ। कुशीनगर कुशीनारा के अंदर, मल्लों की राजधानी यूपी के अंदर। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके शासन काल में हुआ था। तो मैंने आपको एक बात याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना, कमेंट में लिखकर बताना कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके शासन काल में हुआ है। देखते हैं मेरी बातों को कौन कौन कमेंट बॉक्स के अंदर लेकर के आता है। मैंने उसका आंसर बताया। धन्यवाद, जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।